हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो क्लास 12th मैंने आपकी जो है कोर्स इंग्लिश का आप स्टार्ट कर दिया। और आपको पता है मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया था, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके फाइनल एग्जाम का बताया था और साथ साथ मैंने आपका सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो के साथ पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। ऑलरेडी मेरे पिछले साल की उससे पिछले साल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें मैंने क्लास 12 का पूरा सिलेबस करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। बट अभी हम फ्रेश वीडियोस के साथ जो है नया एकेडमिक सेशन शुरू कर रहे हैं और रेगुलरली मैं आपको इंग्लिश की वीडियोस दूंगा और सारा सिलेबस इसी चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से बच्चे इंग्लिश की तैयारी मेरे साथ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करो। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, माई इंस्टाग्राम पेज एंड इवन कनेक्ट टू मी ऑन माई ईमेल आईडी। सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करें लिटरेचर के पहले चैप्टर के साथ। कहने को पहला चैप्टर है और नाम देखो द लास्ट लेसन, है ना। सो इट्स लाइक एन आयरनी कि आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बट उसका नाम द लास्ट लेसन है। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है एंड इट इज ऑल्सो एन इमोशनल चैप्टर, है ना। थोड़ा सा इमोशनल भी है चैप्टर, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है विच इज रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट ने ये बहुत ही अच्छा चैप्टर लिखा है। और बेसिकली पता है लास्ट लेसन हमें ये सिखाता है कि हमें जिंदगी में ना चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कोई चीज़ें हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होती हैं बट हम उसकी वैल्यू करते नहीं, है ना। और जब वो चीज़ें हमारे लाइफ से जाने लगती हैं तब हमें रियलाइज होता है यार हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तो ये चीज़ बहुत इस चैप्टर में बताई गई है कि चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लो। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई अपनी खुद की लैंग्वेज की, अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक पर्सन की लाइफ में। तो चलिए बच्चे एक खूबसूरत सा चैप्टर शुरू करते हैं, द लास्ट लेसन। चलो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। अच्छा, ये आई कौन है? दिस इज आर नरेटर। जो आई है वो नरेटर है जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस एक छोटा लड़का है, एक छोटा बच्चा है ना, स्कूल गोइंग बॉय है। तो यहाँ पे ये जो आई वर्ड यूज हुआ है ये फ्रांस के लिए हुआ है। फ्रांस हमारा नरेटर है। ठीक है, सो हु इज द नरेटर? फ्रांस। Started for school very late that morning and was in great dread of scolding. Great dread of scolding का क्या मतलब है? डरना कि भाई डांट पड़ेगी। तो उस दिन जो हमारा फ्रांस है वो थोड़ा सा लेट हो गया, है ना, स्कूल जाने में लेट हो गया और डर लग रहा था। उसको लग रहा था आज तो मैं स्कूल के लिए लेट हो गया, आज तो मुझे डांट पड़ेगी, एक्सेप्शनली बिकॉज एम हैमिल। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, देखो दो ही कैरेक्टर है इसमें मेनली, फ्रांस और एम हैमिल। एम हैमिल इसके टीचर है। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी का। had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। तो क्या हुआ आज बेसिकली हमारा फ्रांस एक तो स्कूल के लिए लेट हो गया था, दूसरा वो बहुत ज्यादा डर रहा था कि उसको स्कूल पहुंच के डांट पड़ सकती। क्यों? क्योंकि जो उसके टीचर थे एम हैमल, उन्होंने आज एक टेस्ट लेना था, बच्चों से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछना था। पार्टिसिपल्स एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और वो कह रहा है मुझे पार्टिसिपल्स का तो एक वर्ड ही नहीं आता। तो फ्रांस को कोई आइडिया नहीं था पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright। एक मोमेंट के लिए फ्रांस को लगता है यार क्या करूंगा स्कूल जाके, है ना, मैं भाग ही जाता हूँ, है ना, मैं कहीं चला जाता हूँ, स्कूल नहीं जाता। मैं देखो कितना अच्छा मौसम, एकदम ब्राइट वार्म डे आज है ना। और अच्छा अब बोलोगे सर वार्म हमारे इंडिया में तो सर अगर थोड़ा सा गर्मी वाला दिन हो तो हम तो परेशान हो जाते हैं, बट फ्रांस जैसी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, वहां ज्यादातर ठंड रहती है। तो अगर कोई वार्म डे हो जाए तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। The birds were chirping at the edge of the woods and the open field back of sawmill। Sawmill होती है जहाँ पे लकड़ी कटती है। The Prussian soldiers were drilling। अब वो बता रहे हैं वहां पे क्या क्या चीजें उसको एक्साइट कर रही थी कि भाई मौसम बहुत अच्छा था, चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें आ रही थी, है ना। सॉ मिल में वो जो वुड काटने वाला कटर था उसकी आवाज आ रही थी और जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब मार्च कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। वो कहता है यार ये सब चीजें कितनी अच्छी हैं, है ना। वो पार्टिसिपल्स पढ़ने से अच्छा तो देखो ये जो आसपास का एनवायरनमेंट है ये कितना अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल है ना। तो वो कहते हैं ये पार्टिसिपल्स पढ़ना देखो कितना बोरिंग है और ये एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, बट स्टिल
वो अपने आप को रेजिस्ट करता है, अपने आप को कंट्रोल करता है, फटाफट से स्कूल पहुंच जाता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. देखो आजकल तो सोशल मीडिया आ गया है, घर घर में टेलीविजन है ना, इंटरनेट आ गया, बट ये पुराने जमाने की बात है। तो पहले पहले क्या होता था, एक टाउन हॉल होता था, है ना, वहां पे पूरे टाउन की मीटिंग्स होती थी और उसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता था। कोई भी नोटिस जो आता था ना, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से भी पास होती थी, वो नोटिस वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे लग जाता था। तो वो कहता उस दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तो मैं देख रहा था बुलेटिन बोर्ड के बाहर खूब सारी भीड़ थी। From the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? वो कह रहे पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें आई हैं इसी बुलेटिन बोर्ड से आई हैं, चाहे जो हमने बैटल्स हारे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर्स आए हैं। और कहते मैं रुका नहीं, बट मैं चलते चलते ही भागते भागते ये सोच रहा था, पता नहीं भाई इस बार कौन सी बुरी खबर होने वाली। Then I was hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher who was there with his apprentice, apprentice होता है ट्रेनी, जो आपके अंडर कोई ट्रेनी काम कर रहा होता है, reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you'll get to your school in plenty of time. bub होता है जैसे एक छोटे बच्चों को बोलते हैं कि, तो मैं बड़ी जल्दी भाग भाग के स्कूल की तरफ जा रहा था। वहां पे एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वॉचर था, वो कहते वो अपने ट्रेनी के साथ वहां पे खड़ा था और वो बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहा था। उसने बोला अरे अरे आराम से, है ना, इतना भागने की जरूरत नहीं है, तुम टाइम पे पहुंच जाओगे स्कूल, देखो गिर मत जाना, है ना। तो वो उसको ऐसे बोलता है। I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. उसको लगा कि मेरा मजाक बनाया है, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया, भाग के वो स्कूल पहुंच जाता है। मतलब एम हैमिल का गार्डन होता है, छोटा सा गार्डन, उसके टीचर एम हैमिल ने वहीं पे स्कूल में बनाया होता है, तो वो जल्दी से भाग के स्कूल पहुंच जाता है। Usually when school began, there was a great bustle होता है शोर शराबा, which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. वो कहता है आज तो उसको बड़ा कुछ गड़बड़ लगी भाई, आज की बात है। जनरली जब भी स्कूल शुरू हो रहा होता है तो भाई बाहर स्ट्रीट तक की आवाजें आ रही होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, है ना, सब लोग एक ही साथ जो है लेसन रिपीट करते हैं बहुत जोरों से, और फिर जिससे कि उनको अच्छे से समझ आए तो सब कान पर हाथ रखकर फिर जोर जोर से लेसन पढ़ते हैं, है ना। और टीचर बार बार रूलर अपना डेस्क पे बजा रहा होता है, कहते हैं आज मैं स्कूल पहुंचने वाला हूँ, स्कूल में मैं लिटिल गार्डन तक आ गया हूँ, यहाँ तो पूरी शांति है, भाई माजरा क्या है। But now it was all so still. Still होता है एकदम शांत। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as the Sunday morning. वो कह रहा है मैं सोच रहा था बस मैं धीरे धीरे चल के जाऊं जिससे कि कोई मुझे देखे ना, किसी को पता ना चले कि मैं लेट आया हूँ। बट उस दिन तो यार मैं कैसे चुपचाप से जाऊं, पूरा स्कूल ही शांत है। लाइक संडे मॉर्निंग क्यों बोला, संडे को स्कूल की छुट्टी होती है, तो संडे मॉर्निंग को जैसे स्कूल शांत होता है, आज वैसे ही स्कूल शांत है। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. तो कहता है मैंने विंडो में से देखा, भाई स्कूल तो नॉर्मली चल रहा है, जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं वो सारे अपनी अपनी जगह अपने डेस्क पे बैठे हैं, और जो मेरे टीचर है एम हैमिल, उन्होंने रूलर ऐसे अपनी आर्म के नीचे रखा हुआ है और वो आराम से वहां पर जो है क्लास में चल रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. अब देखो जब आप लेट आए होते हो और आपको लगता है आपको टीचर डांट रहा होता है, तो आप ब्लश एकदम आपके टेंशन से ना गाल लाल हो जाते हैं और आप बहुत डरे हुए होते हो। कहते हैं मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, मुझे दरवाजा खोलना है और सबके सामने क्लास के अंदर जाना है। But nothing happened. M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." और आज बहुत ही शॉकिंग बात हो जाती है, उसको लग रहा था उसको डांट फटकार मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जो एम हैमिल हमेशा डांटते थे, आज वो बहुत ही प्यार से फ्रांस से बात करते, कहते देखो आराम से अपनी जगह पे चले जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that a teacher had on his beautiful green coat. कहता मैं जल्दी से जो है एकदम कांप रहा था डर से, और मैं एकदम एम्बैरेस हो गया था कि मैं लेट आया। मैं फटाफट से अपने बेंच पर बैठा
और जैसे ही मैं बेंच पे बैठा थोड़ी देर तो मैंने अपना सर नीचे ही रखा था क्योंकि मेरे को बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रही थी, बट जब मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, मेरा डर खत्म हुआ, तो मैंने जैसे ऊपर देखा, भाई आज तो बहुत ही स्पेशल डे है। आज हमारे जो टीचर एम हैमल है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन के आए हैं। his his frilled shirt और फ्रिल वाली शर्ट पहन के आए हैं, एंड द ब्लैक सिल्क कैप और ब्लैक कलर की सिल्क टेक्सचर की कैप पहन के आए हैं, all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। तो फ्रांस कहता है भाई आज तो बड़ी अलग सी बात है भाई, एम हैमल इतना ड्रेसअप होके आए हैं, ग्रीन कलर का कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है, सब पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। कहते ऐसे कपड़े तो एम हैमल से तभी पहन के आते थे जब कभी प्राइज डे होता था या इंस्पेक्शन डे होता था। भाई आज क्या ऐसी खास बात है जो ये ऐसे कपड़े पहन के आए? Besides, the whole school seemed so strange and solemn। solemn का मतलब होता है सीरियस, solemn का मतलब होता है सीरियस। तो कह रहे ये तो चलो ठीक है, बट आज पूरा स्कूल एकदम से शांत है और कितना ज्यादा सीरियस है। But the thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty, the village people quietly sitting like ourselves। कहता चलो ये सब तो ठीक है, बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग लग रही है, जो चीज से मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ, वो ये हुआ हूँ कि बैक बेंच है ना, जो पीछे वाली बेंचेस हैं, वहां पर मैं देख रहा हूँ हमारे विलेजर्स बैठे हैं। बैक बेंचेस जो जनरली खाली होते हैं और स्कूल में तो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, विलेज के जो मेन लोग हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन है, वो यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं। तो कौन कौन होता है? ओल्ड हॉसर with three-horned hat, three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others beside। है ना, हॉसर आया होता है वहां पर, मेयर आया होता है, पोस्ट मास्टर आया होता है, और पता नहीं और कौन कौन से लोग होते हैं जो ये सारे जो है बेंचेस के पीछे बैठे हुए हैं। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer। प्राइमर क्या होती है? बिल्कुल वो नर्सरी एलकेजी वाली बुक नहीं होती जिसमें अल्फाबेट्स वगैरह लिखे होते हैं। Thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और उसने वो प्राइमर जो छोटे बच्चों की बुक होती है वो उसने अपनी थाइस पे रखी हुई है। तो वो कह रहा है आज एक तो सब बहुत ही ज्यादा सैड लग रहे हैं। जो हॉसर है वो एक प्राइमर, बिल्कुल प्राइमरी लेवल की बुक लेके आया है, ठीक है, और उसने वो जो बुक है अपने घुटनों पे रखी है, नीज पे रखी है, और जो उसके स्पेक्टैकल्स हैं वो बड़े बड़े स्पेक्टैकल्स पहन के और उस बुक की तरफ देख रहे हैं। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो अब जो है एम हैमिल सारा सस्पेंस फ्रांस का खोलने वाले। तो जब वो ये सब सोच ही रहे होते हैं यार लास्ट बेंच पे ये सब लोग क्यों बैठे, तभी एम हैमिल अपनी चेयर पे बैठते हैं और उसी सेम टोन में, दैट ग्रेव एंड जेंटल टोन, बिल्कुल एकदम प्यार से बोलते हैं ना, जैसे जैसे अभी उन्होंने बोला था, उसी टोन में सेम वो पूरी क्लास को एड्रेस करते हैं कि मेरे बच्चों ये हमारा लास्ट लेसन है, आज मैं इस वक्त तुम्हें तुम्हारा लास्ट लेसन देने वाला हूँ। अभी लास्ट लेसन क्यों होता है समझिए। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। कह रहे बर्लिन से ऑर्डर आ गया है, ठीक है, कि सिर्फ जर्मन ही अल्सासे और लॉरेन के स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी और कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो फ्रांस था वो वॉर में हार गया था, तो इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज को ही ये लोग बाहर फेंक रहे थे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। कल से तुम्हारे एक नए टीचर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो एमएमएल बोलते हैं कल से एक नए मास्टर आएंगे और वो तुम्हें जर्मन सिखाएंगे। है ना, जर्मन क्या कर रहे थे, इन पे अपनी लैंग्वेज थोप रहे थे, और जो फ्रेंच सिखाई जा रही थी उसको उन्होंने बंद कर दिया था। कह रहे ये लास्ट फ्रेंच लेसन है बच्चों और आज तुम्हें बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा, है ना। और एम हैमिल को बोल दिया गया था कि वो एल्सेसे छोड़ के चले जाए, है ना, क्योंकि उनको पता था कि टीचर अगर रुकेगा तो वो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाई देगा। तो ही वाज आस्क्ड टू लीव द टाउन। What a thunderclaps these were to me! Oh, the wretches that was they had put up at the town hall। कहता है ये सब तो मेरे लिए कितने थंडर क्लैप थे, मेरे लिए तो मानो ये कितनी खुशी की बात थी, है ना। खुशी की बात होनी चाहिए क्योंकि फ्रांस को पढ़ना लिखना पसंद नहीं था,
है ना। फ्रांस को फ्रेंच भी पढ़ना अच्छा नहीं लगा, मतलब स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता उसको अच्छा ही नहीं लगता था, उसको तो बाहर की दुनिया अच्छी लगती थी। और वो कहता है अच्छा अब समझ आया, बुलेटिन बोर्ड पर टाउन हॉल पे ये न्यूज लिखी थी कि बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। बट हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तक फ्रांस खुश होगा, बट यहाँ पे चीजें पलटने वाली हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। अब फ्रांस को हो रहा है रिग्रेट, सच में ये मेरे लास्ट फ्रेंच लेसन है। अरे अभी तो मैंने अच्छे से लिखना भी नहीं सीखा था, क्या मैं आज के बाद अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा? रुको रुको, थोड़ी देर के लिए मुझे रुक जाना चाहिए। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the sand. कह रहे मुझे कितना रिग्रेट हो रहा है कि मैं अपने लेसन्स लर्न नहीं करता था, है ना। बाहर वो जो स्लाइड होता है उस पे चला जाता था, बर्ड्स के एग्स देखता रहता था, बट जब टीचर पढ़ा रहा होता तो क्लास में मैं कभी ध्यान ही नहीं देता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. कहती वो बुक्स जो हमेशा मुझे इरिटेटिंग, मुझे भारी लगती थी, अरे क्या न्यूसेंस है ये क्या ग्रामर है, ये क्या हिस्ट्री है, आज मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरे वो पुराने दोस्त हैं जिनको मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। And M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. क्रैंकी होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना, कोई इंसान बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको हम क्रैंकी कहते हैं, है ना। अब देखो वो कह रहे हैं मैं मानता हूँ हमारे जो एम हैमिल थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, रूलर से भी हमें मार देते थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बट स्टिल वो मेरे टीचर हैं, है ना। वो हमें पढ़ाते हैं, मेरे साथ बेशक वो स्ट्रिक्ट थे बट एक इमोशनल कनेक्ट मुझ मेरा मेरा उनके साथ है। और ये सोचना कि आज के बाद मैं एम हैमिल को कभी नहीं देखूंगा, ये उनका लास्ट लेसन है, ये चीज जो है ये तो मुझे और ज्यादा जो है दुखी कर रही है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. कहते पुअर मैन, बेचारे हमारे टीचर, अच्छा इस वजह से या आज एक बिल्कुल अच्छे से कपड़े पहन के आए। ओ अब मुझे समझ आया वो जो बैक बेंचेस पे वो विलेजर्स क्यों बैठे। अच्छा वो क्यों बैठे थे, देखो इसका आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल एनी मोर। तो एक रीजन उनका ये था लास्ट बेंच पे बैठने का कि वो भी बहुत सॉरी थे यार, हम तो आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं, और जब उनको पता चला लास्ट लेसन है तो एक तरह से वो ट्रिब्यूट देने के लिए, है ना, एम हैमिल को थैंक यू बोलने के लिए क्लास में आ गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and showing their respect for the country that was theirs no more. तो क्यों विलेजर्स आए थे, क्यों लास्ट बेंच पे बैठे थे, क्योंकि वो खुद गिल्टी थे कि वो आज तक स्कूल नहीं गए। वो एक तरह से एम हैमिल को थैंक यू करना चाहते थे जिन्होंने 40 साल बहुत ईमानदारी के साथ उस स्कूल में काम किया है, और वो अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करना चाहते थे क्योंकि उनकी अपनी लैंग्वेज फ्रेंच थी और लास्ट डे था फ्रेंच पढ़ने का, तो वो एक तरह से ट्रिब्यूट देने आए थे। While I was thinking all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I have not given to be able to say that dreadful rule for participle all through very loud and clear and without one mistake? अब बारी आई फ्रांस की। फ्रांस को बोला चलो चलो अब तुम रीड करो, है ना। और वो कह रही जो डरावना सा रूल था पार्टिसिपल का जिसपे मैं ध्यान नहीं देता था, आज मैंने बहुत ही अच्छे से उसको रीड किया बिना किसी मिस्टेक के। क्यों? क्योंकि आज फ्रांस पूरे दिल से पढ़ रहा है। फ्रांस जानता है कि भाई आज के बाद तो मैं कभी भी ये जो है फ्रेंच पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और आज के बाद मिस एम हैमिल हमें कभी पढ़ाएंगे ही नहीं। तो उसका ध्यान इतना ज्यादा पढ़ाई में होता है कि पहली बार वो बिना किसी मिस्टेक के बहुत ही लाउड एंड बहुत ही क्लियर अपना लेसन रिसाइट करता है। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. But क्या होता है वो मिक्सअप हो जाते हैं, है ना, कुछ वर्ड्स जो फर्स्ट वर्ड्स उसमें बोलने होते हैं वो बोल नहीं पाता, कुछ मिक्सअप हो जाता है, और जिसकी वजह से वो इतना डर जाता है और जो उसकी हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि मैं ऊपर देखूं। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we had said to ourselves, Bah, I have plenty of time till I learn tomorrow.
अब MML कहता है देखो फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बट तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए कि तुमने पहले अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करी, है ना। और आज की बात, तुम ये सब पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो कहते हैं तुम खुद सोचो कि हम कैसे चीजों को टाल देते हैं, हम कैसे चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई भी मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ूंगा। और देखो कल कल करके आज तुम्हारा लास्ट लेसन आ गया। तो यू शुड रियलाइज योर सेल्फ। मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, बट तुम्हें अपने लिए खुद से बुरा लगना चाहिए। And now you were where we have come out. Ah, that's a great trouble with Alsace. She puts off till learning till tomorrow. कहते हैं हमारे लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, हम चीजों को ना आगे आगे टालते रहते हैं कि भाई कल सीखूंगा कल सीखूंगा। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman yet you can neither speak nor write your own language? कहते कल से जो बर्लिन के सारे लोग आ जाएंगे, है ना, जर्मन्स आ जाएंगे तुम्हारे टाउन में, है ना, अपनी हुकूमत चलाने, वो तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अरे अरे, तू तो अपने आप को फ्रेंचमैन बोलता है ना, तू फ्रेंच अच्छे से बोल पाता ना लिख पाता है। But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to approach ourselves with. है ना। अब वो कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने अपने लेसन अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे या तुम अभी भी फ्रेंच अच्छे से नहीं जानते हो, इसमें बाकी लोगों की भी गलती है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money. कहते कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कभी तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें मोटिवेट नहीं किया कि भाई तुम पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स का तो मन ही नहीं था तुम कभी स्कूल आओ। तुम्हारे पेरेंट्स तो हमेशा यही चाहते थे कि तुम किसी फार्म पर जाके या मिल पर जाकर काम करो, जिससे कि घर का खर्चा बढ़ जाए, मतलब घर खर्च में वो मदद कर पाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे? तो देखो यहाँ पर जो एम हैमल है वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं। गलती मेरी भी है, कितनी बार मैं तुम्हें बोल देता था जाओ जाओ मेरे पौधों में पानी देकर आओ, इंस्टेड तुम्हें बोलना कि भाई अपने लेसन याद करो, है ना। कितनी बार जब मुझे फिशिंग जाना होता था मैं छुट्टी ले लेता था। तो कहता सिर्फ गलती तुम्हारी नहीं, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, गलती मेरी भी है। Then from one thing to another, Miss M. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was, underline करेंगे, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that must guard it because us and never forget it. अच्छा, अब देखो ये जनरली होता है कि जो भी हमारी लैंग्वेज होती है ना हमें बहुत पसंद होती है, जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है, हर किसी को देखो अपनी रीजनल लैंग्वेज बहुत पसंद होती है। वैसे ही उसी तरीके से एम हैमल को भी अपनी रीजनल लैंग्वेज बहुत पसंद है, दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज। तभी बोलते हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, और हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, हमें इसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. कहते कभी भी कोई तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता जब तक तुम्हें अपनी लैंग्वेज आती है ना। तो अगर तुम कभी भी किसी की भी गुलामी से बाहर आना चाहते हो, है ना, अगर या तुम एनस्लेव हो चुके हो, तुम उस चीज से बाहर आना चाहते हो, तो तुम्हारी लैंग्वेज ही है जो तुम्हें उससे बाहर ला सकती है, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करती है, तुम्हारी लैंग्वेज तुम्हारे कल्चर को एक्सप्रेस करती है। तो कहते जब तक हम किसी के एनस्लेव होंगे, है ना, तब तक रहेंगे जब तक हमें अपनी लैंग्वेज का ही नहीं पता। जब तक हमें लैंग्वेज का पता है तो वो इट इज लाइक अ की टू दैट प्रिजन, तुम्हें उस कैद से बाहर आने के लिए हेल्प मिलेगी। Then you open the grammar and read us our lesson. तो फिर क्या हुआ, एम हैमल ने पढ़ाना शुरू कर दिया, ग्रामर की बुक निकाली और लेसन रिसाइट करना शुरू कर दिया। I was amazed to see how well I understood it. कहता आज मैं बहुत हैरान हो गया था कि देखो मुझे तो सारी चीजें एक ही बार में समझ आ गई। क्यों? क्योंकि आज वो दिल लगाकर पढ़ रहा था। आज उसको पता था ये मेरा आखिरी मौका, आज के बाद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज में, तो इसीलिए आज उसको सब चीजें अच्छे से समझ आ रही थी। All he said seemed so easy. I think too that I never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. अब वो कहता है यार आज चीजें मुझे कितनी सिंपल लग रही है, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने भी पहले कभी इतना ध्यान से नहीं सुना, मैंने भी इतना ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं करी, और एम हैमल ने भी शायद इतना पेशेंटली हमें कभी नहीं पढ़ाया जितना आज पढ़ाया। It seemed almost if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our heads at one stroke.
तो ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल बेचारे इतने इमोशनल हैं कि वो जाने से पहले हमें जितना चाहे सारी नॉलेज दे के जाना चाहते हैं। उनका मन है कि एक ही बार में वो सारी चीजें उनके दिमाग में डाल दें। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamill had new copies for us, written in a beautiful round France Alsace, France Alsace. अब जब इनकी ग्रामर की क्लास खत्म हुई, फिर एम हैमिल ने नेक्स्ट क्लास शुरू कर दी जो राइटिंग की थी। और उस दिन एम हैमिल अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो लास्ट लेसन था, थोड़ा सा इमोशनल थे, थोड़े से भावुक थे, और अपने बच्चों के लिए खूबसूरत सी कॉपीज वो लेके आए थे जिसके ऊपर फ्रांस अल्जैसे लिखा हुआ था। They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of a desk. ऐसा लग रहा था, ये जो नोटबुक्स थी, ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स है जो पूरे रूम में फैले हुए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और इस दिन कोई आपस में बात नहीं कर रहा था, कोई बच्चा शोर शराबा नहीं कर रहा था, सब लोगों ने कॉपीज पकड़ी और चुपचाप अपना काम लिखना शुरू कर दिया। The only sound was the scratching of the pens over the paper, because children were also very emotional, कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, सिर्फ दिल लगाकर पढ़ रहे थे, पूरे मन लगाकर पढ़ रहे थे, और सिर्फ पेन की जो स्क्रैचिंग साउंड होती है पेपर पे, बस वही सुनाई दे रही थी, उसके अलावा आज कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing their fish hooks as if it was French too. तो कहते आज तो वो जो बीटल्स होते हैं ना, उड़ने वाले कीड़े, कहते वो जो उड़ने वाले कीड़े जब हमारी क्लासरूम में आए, हमेशा देख के बच्चे उस पर चिल्लाने लगते थे, इधर उधर भागने लगते थे, उनको देखने लगते थे। आज किसी ने उन बीटल्स पे ध्यान नहीं दिया। इवन जो छोटे छोटे बीटल्स आए थे जो बच्चों को और ज्यादा अट्रैक्ट करते थे, आज उन बीटल्स को देखकर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी की अटेंशन थी नहीं उनकी तरफ, है ना। और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बीटल्स होते एक फिश हुक की तरह, है ना। आपने फिश हुक देखा है, वो जो मछली का कांटा होता है जिससे मछली पकड़ते हैं, है ना, फिश हुक की तरह दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच है ना। ऐसा लग रहा है बीटल्स भी फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ कह रहे हैं। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो वो कहता है छत पर फिर कुछ पिजन्स बैठे थे, कुछ कबूतर बैठे थे, जो क्या कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे, है ना। जो पिजन होता है वो कूकू करता है। और कहता मेरे मन में एक बार को सवाल आया, क्या ये पिजन्स को भी फोर्स कर सकते हैं कि भाई जर्मन में बोलो, जैसे हमें फोर्स कर रहे हैं, क्या ये पिजन्स को भी फोर्स कर सकते हैं कि सिंग इन जर्मन। तो एक तरह से फ्रांस के मन में थोड़ा सा गुस्सा भी है कि कैसे हमारे ऊपर कोई दूसरी लैंग्वेज थोपी जा रही है। तभी वो थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, अपने मन से ही बात करता है, हाँ, क्या पिजन्स को भी तुम जर्मन सिखा दोगे। Whenever I looked up from the writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. कहते जब भी मैं लिखते अपनी गर्दन उठा के एम हैमिल की तरफ देखता था, तो एम हैमिल एकदम मोशनलेस थे। वो इतने इमोशनल थे कि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, और हर एक चीज को, पूरी क्लासरूम की हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था वो क्लासरूम के एक एक कॉर्नर को, एक एक चीज को अपने मन में, अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं। फैंसी For 40 years, he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कहते कितने ज्यादा होते हैं 40 साल। वो कहते जस्ट इमेजिन, एम हैमिल पिछले 40 साल से इसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, और उनका गार्डन बाहर है और अंदर उनकी क्लासरूम है। Just like that. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. कहते बस यही चेंज आया है, पहले से डेस्क और बेंचेस थोड़े से पुराने हो चुके हैं, है ना। उसके ऊपर लिख लिख के बच्चों ने उसको स्मूथ कर दिया, है ना। जैसे होता है ना, बेंचेस पे कुछ ना कुछ कलाकारियां बच्चे दिखाते ही रहते हैं। कहते जो वॉलनट ट्री था गार्डन में, वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, और एक हॉप वाइन जो उन्होंने खुद प्लांट करी थी, वो ट्वाइस इट्स लेंथ हो गई। कहते यही बस चेंजेस आए। How it must have broken his heart to leave it all, the poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो वो कह रहा है कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा, कितनी दुखद बात होगी एम हैमिल के लिए, कि जहाँ पे 40 साल काम किया है, जिस जगह इतने सालों से रहे, उसको एकदम से छोड़ के चले जाना। और कह रहे थे कितने इमोशनल वो फील कर रहे होंगे कि ऊपर वाले रूम में उनकी सिस्टर
उनके ट्रंक्स पैक कर रही थी क्योंकि वो लोग अपनी पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि वो जो है टाउन छोड़ के जा रहे थे। टीचर्स को टाउन से निकाल दिया जा रहा था जिससे कि वो किसी भी हालत में बच्चों को फ्रेंच ना सिखा पाए। तो कहते हैं उनको वो ट्रंक की आवाज भी आ रही थी, तो कितना उनको बुरा लग रहा होगा वो ट्रंक की आवाजें सुन के ऊपर से कि चलो चलो पैकिंग हो रही है, अब तो हमें यहाँ से अगले दिन जाना है। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट उन्होंने लास्ट तक, उनमें इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने अपना सारा लेसन कंप्लीट किया, दिल लगाकर बच्चों को पढ़ाया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बा बी बू बू। और उसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री का लेसन हुआ और सारे बच्चों ने हिस्ट्री में जो भी बाबा बीबू जो भी उनका मतलब लेक्चर था, ऐसे बस ऐसे यहाँ पे रैंडम वर्ड्स लिख दिया उन्होंने, सबने रीडिंग करी। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. और ओल्ड हॉसर आज वो नर्सरी वाली बुक लेके आया था, है ना, तो उसने भी प्राइमर दोनों हाथों में पकड़ी हुई थी, वो भी वहां पे जो लेटर्स है उसको स्पेल कर रहा था, बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि जो ओल्ड हॉसर था वो भी बहुत इमोशनल था। ओल्ड हॉसर भी रो रहा था और उसकी जो वॉइस है वो ट्रेम्बल कर रही थी। जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी सी कांपने लगती है, और आज ओल्ड हॉसर के साथ भी वही हुआ था। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू क्राई एंड लाफ। कहते इतना फनी लग रहा था ओल्ड हॉसर को सुनकर कि हम सब भी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीलिंग कि उसकी आवाज़ सुन के हंसी भी आ रही है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन है, उनको कहीं ना कहीं रोना भी आ रहा है। how well I remember it, that last lesson. ओह, कैसे मैं उसको याद रख सकता हूँ। हमेशा शायद मेरे दिमाग में कभी जाएगा नहीं कि हाँ आज के दिन ये मेरा लास्ट लेसन था। All at once the church clock struck 12, then the Angelus, ठीक है, एंग्लिस क्या होती है, आफ्टरनून प्रेयर। कहते फिर क्या हुआ, अचानक से चर्च की क्लॉक, जब देखो पहले पहले बड़ी बड़ी क्लॉक्स होती थी, उसी से टाइम पता चलता था, तो टन की आवाज आती है तो पता चल जाता है कि दोपहर के 12 बज गए। और फिर उनकी आफ्टरनून प्रेयर का टाइम था, तो एंग्लस इज लाइक एन आफ्टरनून प्रेयर। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। और कहते वो जो प्रूशियंस ड्रिल कर रहे थे वो अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे, और प्रेयर के साथ साथ हमें उनकी ड्रिल करने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। एम हैमिल स्टूड अप, मिस्टर हैमिल फाइनली खड़े हुए, वेरी पेल, उनके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। यहाँ पे टॉल का मतलब है, एक तो वो जिस तरीके से खड़े थे, तो मतलब फ्रांस को वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन लग रहे थे, इसलिए वो टॉल दिख रहे थे। और दूसरा टॉल इन द सेंस औदा, कि कभी भी उसने इतने रिस्पेक्ट के साथ एम हैमिल को नहीं देखा था। मतलब आज उनकी नजरों में एम हैमिल बहुत उठ चुके थे, है ना, रिस्पेक्ट से भर चुके थे, है ना, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे कभी इतने टॉल वो दिखे ही नहीं। माई फ्रेंड सेडी, आई नहीं बोल पा रहे थे मिस एम हैमिल, इतने ज्यादा इमोशनल थे, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो। और ऐसा लग रहा था किसी चीज ने उनको रोक दिया है और वो आगे से कुछ बोल ही नहीं पा रहे। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with his all might, he wrote as large as he could, Vive la France. ब्लैकबोर्ड की तरफ टर्न करा, एक पीस ऑफ चॉक उठाया और लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस तुम जुग जुग जियो, लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब होता है फ्रांस हमेशा जो है लॉन्ग लिव करे। Then he stopped and leaned his head against the wall. बच्चों को फेस नहीं कर पाए एम हैमिल। ब्लैक बोर्ड की तरफ ही उनका मुंह था और वो दीवार की तरफ ऐसे लीन हो गए, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। एक वर्ड भी नहीं बोल पाए, कितने इमोशनल थे। जिस क्लासरूम में उन्होंने 40 साल पढ़ाया, आज उसी क्लासरूम को छोड़ के उनको जाना था, नहीं बोल पाए और उन्हें सिर्फ अपने हाथ से ऐसे जेस्चर किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू गो। स्कूल डिसमिस हो चुका है, स्कूल खत्म हो चुका है और तुम जा सकते। सो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है बच्चे। लास्ट लेसन बहुत कुछ लाइफ में सिखाती है। नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ऑलवेज लाइक
टेक केयर ऑफ द थिंग्स विच आर अवेलेबल टू यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना। अपनी पढ़ाई को भी सीरियसली लेना चाहिए, अपने टीचर्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसी को भी परमानेंटली नहीं सोचना चाहिए ये तो हमारी लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे, और अपनी लैंग्वेज को, अपनी कंट्री को, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। सो विद दिस बच्चे मैं आज की वीडियो खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, एक पीडीएफ दूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा आंसर्स। पीडीएफ आराम से मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बट उसके लिए पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा और सारे क्वेश्चन आंसर्स, पीवाईक्यूज, मतलब एक ही वीडियो में इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करा दूंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैप्टर अच्छा लगा, तो लाइक करना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट मैं जब भी क्लास 12 आपके लिए एक मजेदार सी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, आपको डाउट्स पूछने हैं, मुझसे कुछ बात करनी है ना, या आपको कोई क्वेरी है, आपको नोट्स चाहिए, है ना, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करना मेरे सोशल मीडिया पे। सो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन कनेक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम पेज, एज वेल एज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे। इसी तरीके से हम क्लास 12 का पूरा सिलेबस इसी चैनल पे कंप्लीट करेंगे। बाय बाय एवरीवन।